नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम सेल्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और हमारी रेगुलर बेस पे वीडियोस भी आ रही है जिनको आप देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल्स के ऊपर है कि हम एफएमसीजी सेक्टर के अंदर अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाएं। ये टॉपिक हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बोला कि इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाएं कि मैं अपनी एफएमसीजी प्रोडक्ट की सेल को कैसे बढ़ाऊं। तो उनकी डिमांड पर आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं इस टॉपिक को लेकर। सो प्लीज ध्यान से देखें, इसी तरह से कमेंट करके हमें बताते रहें। हम हर किसी के कमेंट्स को कंसीडर करेंगे और हर टाइम टू टाइम नेक्स्ट वीडियो उन टॉपिक्स पर बनाते रहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि हम एफएमसीजी सेक्टर के अंदर अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाएं, कैसे इंक्रीज करें। तो सबसे पहली चीज हमें समझनी चाहिए, एफएमसीजी प्रोडक्ट होते कौन से हैं। फास्ट मूविंग जो प्रोडक्ट होते हैं कि हमारे रेगुलर बेस पे जो यूज होते हैं, कंज्यूम रेगुलर टाइम टू, जैसे फूड प्रोडक्ट हो गया, कंजप्शन जो उनकी रेगुलर है, कम टाइम में हम कंजप्शन करते हैं, फूड आइटम जिसको हम एक तरह से बोल सकते हैं, फूड आइटम, ड्रिंकिंग आइटम्स, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज आती है कि हमें अपनी एफएमसीजी प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि हम अपना प्रोडक्ट क्या रिटेलर्स के थ्रू बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू बेचते हैं। मैं यहाँ एक कंपनी की बात कर रहा हूँ। जो एक कंपनी होती है, कोई भी कंपनी जो एफएमसीजी सेक्टर के अंदर है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, तो वो अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स रिटेलर्स को प्रोवाइड कराता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक पूरी चैन है कि इस तरीके से हमें सेल करनी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आती है कि आपका प्रोडक्ट सेल कोई क्यों करेगा। क्वेश्चन ये आता है। तो यहां पर आता है कि हमें अपने मार्जिन, डीलर मार्जिन, रिटेलर मार्जिन को हमेशा हाई रखना चाहिए। अगर आप अपने डीलर और रिटेलर के मार्जिन को अच्छा रखेंगे तो श्योरिटी है कि वो आपके प्रोडक्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल सेल करेंगे। आप देखते होंगे कि हर जगह डिस्ट्रीब्यूटर्स है, क्योंकि एक कंपनी पूरे ऑल ओवर इंडिया खुद तो जाकर सेल नहीं कर सकती या अपने इतने सेल्स पर्सन को नहीं रख सकती वो खुद जाकर सेल करे। तो इसमें क्या महत्वपूर्ण विधि विभागते हैं, एक तो रिटेलर हो गया, एक डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गया। अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स हमारे हमारे हैप्पी हैं, उस कंपनी के मार्जिन से खुश हैं, तो ऑटोमेटिक है कि उस प्रोडक्ट की वो सेल, उस कंपनी की वो सेल्स को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहली चीज ये हो जाती है कि रिटेलर और अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का मार्जिन अच्छा होना चाहिए। अगर उनका मार्जिन अच्छा है तो वो इजी तरीके से सेल कर पाएंगे, आपके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सेल करेंगे। अब दूसरी चीज आती है, मैंने आपको जैसे बताया कि फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, ठीक है, कंजप्शन इसकी जल्दी जो होती है। तो इसमें क्या होता है कि सप्लाई एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि आप, अब जैसे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रिकल आइटम हो गए, सब आइटम हो गए, इनमें क्या है कि आपने एक बार प्रोडक्ट दिया, 100 प्रोडक्ट एक साथ आपने परचेज कर लिए, तो आप क्या उसे 6 महीने, साल भर उसे यूज कर रहे हैं। वो उसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, ना ही वो जल्दी खत्म होते हैं, ना ही उसमें कोई ऐसे इश्यूज आते हैं। तो क्या है कि उसमें सप्लाई का इश्यू इतना नहीं रहता। लेकिन एफएमसीजी प्रोडक्ट के अंदर सप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो भी रिटेलर्स हैं, उनके पास अगर आप प्रोडक्ट की सप्लाई टाइम टू टाइम कर रहे हैं, एक लिमिटेड बेस में कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप सप्लाई तो कर रहे हैं बट बहुत ज्यादा अमाउंट में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो सेल्फ लाइफ होती है वो बहुत कम होती है। और कोई भी पर्सन है, खाने पीने का प्रोडक्ट है, तो वो हमेशा फ्रेश आइटम को ढूंढता है, फ्रेश डेट को देखेगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट फ्रेश होनी चाहिए, एक्सपायरी के बिल्कुल पास नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपकी सप्लाई मैनेजमेंट अच्छा है तो उसमें आप दो चीजों से बचते हैं। एक तो आप अपनी सेल को तो बढ़ाए रहे हैं, दूसरी चीज है कि प्रोडक्ट खराब होने से, एक्सपायरी होने से कम वो बेनिफिट रहता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कम एक्सपायर होता है। अब अगर प्रोडक्ट एक्सपायर होता है तो उसमें हमारे 2 या 3 तरह के नुकसान हो जाते हैं। एक तो हमारा प्रोडक्ट खराब हुआ, दूसरा हमारा डिलीवरी कॉस्ट, एक तो उसको रखकर आने की कॉस्ट रिटेलर तक, फिर उस रिटेलर से उसको उठाकर लाने की कॉस्ट। उसके अलावा एक डर ये रहता है
कि कभी कभी ये होता है कि रिटेलर के ध्यान में नहीं है, वो एक्सपायरी प्रोडक्ट अगर बाई चांस गलती से सेल हो गया तो उसमें बहुत इश्यूज आते हैं, कंपनी की गुडविल के ऊपर दाव आ जाता है। तो सप्लाई मैनेजमेंट अगर हमारा अच्छा है तो हम इन सब चीजों से बचते हैं। तो आप सप्लाई मैनेजमेंट अगर अच्छी रखते हैं तो उस वे में भी आप अपनी सेल्स को ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि अगर फ्रेश आइटम होगा और सप्लाई टाइम टू टाइम होगी तो आप अपने प्रोडक्ट को ग्रो कर पाएंगे और उस चीज को आप अच्छे से सेल कर पाएंगे। तीसरी चीज होती है, मैं आपको बताऊं कि कस्टमर नीड। फिर दोबारा से मैंने आपको ये बात बताई कि सेल्स के अंदर कस्टमर नीड को जानना बहुत जरूरी होता है। अब एफएमसीजी प्रोडक्ट के अंदर अगर आप कस्टमर की नीड को जान पाते हैं, कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर किस प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा जा रहा है, क्या वो ऑयली प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा जा रहा है या फिर ऑयल से कम बनने वाले प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा जा रहा है या शुगर फ्री प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा जा रहा है या कोई शुगर की तरफ जा रहा है, किसका रेशियो ज्यादा है। अगर हम वो कस्टमर नीड को पहचान लेते हैं, कस्टमर नीड के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कि अगर आप देखेंगे कि अभी मार्केट के अंदर ऑयल फ्री चीजें ज्यादा चल रही हैं, शुगर फ्री चीजें होनी चाहिए, तो ये सब चीजें कस्टमर अभी देख रहे हैं, क्योंकि लाइफ स्टाइल इतना चेंज हो गया है तो वो ज्यादा मीठा लेना, ज्यादा ऑयली खाने को अवॉइड करते हैं और फ्रेश फूड प्लस कम ऑयली प्लस कम शुगर वाला प्रोडक्ट को ये चूज करते हैं। तो वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कस्टमर नीड, कि हमारी कस्टमर की जो नीड है वो क्या है। अगर आप कस्टमर नीड के हिसाब से चलते हैं तो कहीं ना कहीं आप एफएमसीजी के अंदर अच्छी सेल कर पाएंगे, अपने प्रोडक्ट को टॉप पर लेके जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप सेल कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट को। उसके अलावा चौथी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिटेलर्स के साथ आपके रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। अगर आपके रिटेलर्स के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, आप उनको मार्जिन अच्छा दे रहे हैं, प्रोडक्ट टाइम टू टाइम दे रहे हैं। मैंने यहाँ पे आपको बात करी कि सप्लाई सप्लाई मैनेजमेंट अच्छा है, तो यहाँ पर रिटेलर के साथ आपके रिलेशन भी दर्शाते हैं। अगर आपकी सप्लाई अच्छी है तो आप देखेंगे रिटेलर के साथ आपके रिलेशंस भी अच्छे हो जाएंगे, उसको मार्जिन मिल रहा है तो आपके रिटेलर्स के साथ रिलेशन अच्छे होंगे। क्यों? अगर आप सप्लाई टाइम टू टाइम दे रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया या आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हैं एफएमसीजी के अंदर और उसकी आप सप्लाई टाइम पे नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या रिटेलर आपसे हैप्पी होगा? नहीं होगा। उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है लेकिन आप सप्लाई टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, आप टाइम पे सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं या दे रहे हैं तो पुराना प्रोडक्ट पहुंचा पा रहे हैं। तो ये देखिए, रिलेशन विद सप्लाई मैनेजमेंट दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप सप्लाई देते हैं। क्योंकि क्या होता है, अगर आपका प्रोडक्ट डिमांडिंग है और आप रिटेलर तक वो प्रोडक्ट नहीं पहुंचा पाए तो कस्टमर को कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, उसके अगेंस्ट वो दूसरी चीज लेगा। क्योंकि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कोई वेट करे आपके प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि मार्केट में ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर आप टाइम पे सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं से कोई और प्रोडक्ट लेगा, उसके बदले कहीं और से कुछ और चीज लेगा, जिससे क्या होगा, एक तो आपका कस्टमर टूटेगा प्लस उस रिटेलर की इमेज भी डाउन होगी कि उसके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं होती जो कस्टमर को चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस वजह से रिटेलर्स के साथ आपके रिलेशंस खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आपको रिटेलर्स के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा रखना है तो उनको मार्जिन दीजिए, क्योंकि देखिए कोई भी मार्केट में बिजनेस कर रहा है तो प्रॉफिट के लिए कर रहा है, प्रॉफिट उसे अच्छा होगा, अच्छी क्वालिटी मिलेगी प्रोडक्ट की, टाइम टू टाइम सप्लाई मिलेगी, तो वो आपसे क्यों नहीं लेगा वो प्रोडक्ट, क्यों नहीं परचेज करेगा, क्यों नहीं आपके प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा सेल करेगा। इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर का भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वो रहता है कि डिस्ट्रीब्यूटर आपसे किस क्वांटिटी में प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, कितना ले रहा है, कैसे प्रोडक्ट परचेस कर रहा है और कैसे सप्लाई कर रहा है। तो सप्लाई चेन क्या है कि पूरे बिजनेस पे डिपेंड करती है एफएमसीजी के। अगर एफएमसीजी के अंदर आपकी सप्लाई मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, टाइम टू टाइम आपकी डिलीवरी है, टाइम टू टाइम प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है, टाइम टू टाइम प्रोडक्ट चेक हो रहा है, एक्सपायरी डेट आपकी चेक हो रही है, फ्रेश डेट का प्रोडक्ट कस्टमर को मिल रहा है, तो आप 100% उस चीज में बीट कर पाएंगे, किसी भी दूसरे ब्रांड को आप बीट कर पाएंगे और अपनी सेल्स को बढ़ा पाएंगे। तो ये चीजें होती है। उसके अलावा मैं बताऊंगा शेल्फ स्पेस। आप देखते होंगे जो दिखता है वही बिकता है। अब कोई छोटा बच्चा है या कोई बड़ा पर्सन है, उसको चॉकलेट खानी है,
क्योंकि 2 या 3 4 साल के बच्चे को ज्यादा उसके नाम नहीं पता कि कौन सी चॉकलेट आती है कौन सी नहीं आती। तो अगर आपका शेल्फ स्पेस अच्छा है और आपका प्रोडक्ट दिख रहा है और कस्टमर को चॉकलेट चाहिए, तो क्या है कि जो अगर उसके आगे रखी होगी वो वही प्रोडक्ट उठाएगा। ऐसा नहीं है ना, क्योंकि मार्केट में मैं मानूंगा कुछ होंगे ब्रांड कॉन्शियस कि मुझे इसी ब्रांड की चॉकलेट खानी है, इसी ब्रांड का मुझे वॉशिंग पाउडर लेना है, या इसी ब्रांड की चप्पल, XYZ कुछ भी है। बट 50 to 60 to 70% मार्केट ऐसी है जो गए शॉप के अंदर, उन्हें चिप्स खानी है तो उन्हें मतलब नहीं है कि ये X ब्रांड के या Y ब्रांड के या Z ब्रांड के, उनको जो सामने दिखा उन्होंने वो उठाई और चल दिए। तो आप ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि शेल्फ का स्पेस, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट का दिखना कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका प्रोडक्ट किसी रिटेलर के पास फ्रंट में रखा हुआ है और कस्टमर फ्रंट में रखी चीजों को बहुत जल्दी कैप्चर करता है, आसानी से उठाता है, तो अगर उस कस्टमर का ब्रांड कॉन्शियस पॉइंट नहीं है कि कोई भी ब्रांड उसे चलेगा, तो क्या है कि जो आगे रखी होगी चीजें वो वही चीज को उठाएगा, वही चीज को लेगा। उसके अलावा मैं आप सबको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ओवर स्टॉक, हम क्या करते हैं ना कभी कभी कि प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो हमने ओवर स्टॉक मंगा लिया। तो ये चीज कंपनी को भी सोचनी चाहिए। जो भी कंपनीज FMCG प्रोडक्ट को सेल करती हैं वो कभी भी अपनी सेल्स की लालच में ओवर स्टॉक ना दे किसी रिटेलर को, ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर्स को। क्या होता है कि सेल की वजह से रिटेलर्स का क्या होता है कि चेंज करने का प्रोसेस होता है, एक्सपायर हो गया तो प्रोडक्ट चेंज होगा, लेकिन आप एक चीज नोटिस करिए कि वो लॉस किसका होता है, दुकानदार का नहीं, कंपनी का लॉस होता है। तो प्रोडक्ट कभी भी ओवर मत रखिए। आपको पता है कि आप मंथ में, महीने में, हफ्ते में अगर इस शॉप पे 2 बार आते हैं और एक वीक में इस पेयर X प्रोडक्ट की सेल 50 पीसेस है, तो आप उसके पास 50 पीसेस की जगह 60 पीसेस रखिए मैक्सिमम। ओवर स्टॉकिंग मत करिए कभी भी अपनी सेल्स के लालच के चक्कर में, उससे क्या होगा, आपको लॉस मिलेगा। सबसे बड़ा एग्जांपल इसमें है जो ब्रांड कंपनीज हैं, जो ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, वो कंपनी इस चीज को बहुत अच्छे से समझती होंगी। जब वो ओवर स्टॉकिंग करती हैं तो उनको लॉस 100% होता है, उनकी एक्सपायरी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ब्रेड ऐसा प्रोडक्ट है जो रोज खाया जाता है, रोज आता है, रोज खाता है, दूध और ब्रेड, ठीक है ना। तो ब्रेड कंपनीज उतना ही स्टॉक रखती हैं जितनी उनको रिक्वायरमेंट होती है। तो ये चीज आप नोटिस करेंगे, इन पॉइंट्स को आप देख के चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी सेल्स को बढ़ा पाएंगे। उसके अलावा आपके अंदर सेल स्किल्स है, आपके रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, आपकी मार्केट्स में स्टॉक की अवेलेबिलिटी ऑन टाइम है, आप कहीं भी FMCG के अंदर पीछे नहीं रह सकते। उसके अलावा ये मैंने आपको 5-6 बातें बताई जिसमें कि आप ये चीजें देख सकते हैं कि आप इन पॉइंट्स को अगर नजर में रखते हैं, इन पॉइंट्स को देखकर चलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी सेल्स को बढ़ा पाएंगे। क्यों? कौन कौन सी चीजें? डीलर के साथ रिलेशन अच्छा, ठीक है। दूसरी चीज, आपकी शेल्फ लाइफ कितनी है प्रोडक्ट की, तो ओवर स्टॉकिंग ना करें। आपका प्रोडक्ट फ्रंट में होना चाहिए शॉपकीपर्स के, आपकी डिस्प्ले अच्छी होनी चाहिए। फ्रंट में रहेगा, डिस्प्ले अच्छी होगी तो जल्दी सेल आउट होगा। उसके अलावा आपके डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ रिलेशंस अच्छे होते हैं। आप कस्टमर की नीड को जान पा रहे हैं। अगर कस्टमर की नीड को जान लिया, मार्केट को ग्रैब कर लिया, FMCG प्रोडक्ट के अंदर देखो कंपटीशन बहुत हाई है। एक प्रोडक्ट अगर आप चॉकलेट मार्केट में ले जाते हैं तो आपको 10 या 20 तरह की चॉकलेट मिलेंगी, बट अगर आप स्टॉक अवेलेबिलिटी टाइम पे दे रहे हैं, आप टाइम पे आपका प्रोडक्ट हर रिटेलर के पास अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी कब होगी? जब डीलर और रिटेलर को आप बेनिफिट देंगे, मार्जिन अच्छा देंगे, स्टॉक टाइम पे अवेलेबल कराएंगे, एक्सपायरी ऑन टाइम उठाएंगे आप, तो आप सर्विस अगर अच्छी दे रहे हैं तो आप अपनी FMCG सेक्टर के अंदर अपनी सेल्स को इंक्रीज कर पाएंगे और बहुत अच्छे से इंक्रीज कर पाएंगे। तो ये थे आज की बातें जो मैंने आज आपको बताई कि FMCG के अंदर आप अपनी सेल को कैसे इंक्रीज कर पाते हैं, किन पॉइंटों को अगर ध्यान में रखते हैं तो आप अपनी FMCG की सेल को 100% इंक्रीज कर पाएंगे।
अगर आपको मेरी वीडियो आज अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करना ना भूलें। और अगर कोई और भी अपने कमेंट के साथ मुझे बताना चाहता है कोई टॉपिक, तो वो मुझे कमेंट करें। मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक के ऊपर जरूर बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।